नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस और ये इंग्लिश इंस्ट्रक्शन में है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। अभी तक पिछले सेशन में हम 245 सेंटेंसेस पर बात कर चुके हैं। 246वें सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत होगी। जैसा कि हमारी अप्रोच के बारे में आप जानते हैं, हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि यहाँ पर सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड के फंक्शन और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, दूसरे शब्दों को वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है, किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, पैटर्न को यूज़ किया जा रहा है, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इन सब चीज़ों पर यहाँ बात होगी। आपके सामने 246वां सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि किरण पब्लिकेशन 2023 के हिसाब से 246वां है। इस वीडियो का पहला है। पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है हिज, जो कि एक पजेसिव डिटर्मिनर है। पोजीशन बताने के लिए किसी नाउन की लगाते हैं हम। पेरेंट्स हो गया नाउन और इस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए डिटर्मिनर लगाया गया है। और ये जो नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है, देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन या तो सब्जेक्ट के फंक्शन में हो सकती है या ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में तो ये होगी नहीं, ये सब्जेक्ट के फंक्शन में ही होगी। चूंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन या कोई लिंकिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए थी। तो इतनी बात यहाँ तक हो गई कि ये नाउन फ्रेज जो यहाँ पर लिखी हुई है सब्जेक्ट। अब देखिए आगे लिखा हुआ है यूजुअली। यूजुअली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी सेंटेंसेस में लगाए जाते हैं फ्रीक्वेंसी बताने के लिए या फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए। वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाते हैं और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। चले यूजुअली पर बात कर ही लेते हैं। यूजुअली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाए जाते हैं वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए। फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए, फ्रीक्वेंट नेचर का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंट नेचर का बताने का मतलब है कि ये जो वर्ब है या ये जो एक्शन है ये बार बार एग्जिस्टेंस में आया, मोर देन वन ये एग्जिस्टेंस में आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। फ्रीक्वेंट रूट वर्ड होगा और फ्रीक्वेंट से ही बना होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी अगर किसी वर्ब के लिए, किसी एक्शन के लिए लगाई जा रही है, इसका मतलब वो जो एक्शन है, वो जो वर्ब है, एक से ज्यादा बार बार एग्जिस्टेंस में आई है। इतनी बात तो ये क्लियर होगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है जो ग्रामेरियन हमेशा गलती करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताती हैं, ये वर्ब के टाइम को नहीं बताती, मतलब ये वर्ब के टेंस को नहीं बताती। ये जो मिसकंसेप्शन है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यूजुअली को देखकर, परमानेंट, जनरली, इस तरह के वर्ड देखकर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर चुनने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए हमारे पास जो टेंस होते हैं ना, वो तीन ही होते हैं। टेंस है क्या? टेंस है वर्ब की वो फॉर्म जो टाइम का रिफरेंस देने लगे। वर्ब की कोई भी फॉर्म जब टाइम का रिफरेंस देने लगती है हम उसे ही टेंस कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने लिखूं सी इज ब्रेव, ठीक है, तो मैं अगर आपको इस सेंटेंस का टेंस पूछूं तो आप क्या कौन से वर्ड को ऑब्जर्व करके टेंस बताओगे? मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का टेंस बताओ, तो आप इस वर्ब को ऑब्जर्व करोगे और वर्ब की फॉर्म को ऑब्जर्व करके मुझे कहोगे प्रेजेंट टेंस में है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका टेंस चेंज कर दो तो आप क्या करोगे? सी वाज ब्रेव कर दोगे। मैंने आपसे कहा टेंस चेंज कर दो और आपने तुरंत इसकी वर्ब चेंज कर दी या वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी। वर्ब तो वही है, यहाँ भी बी थी, यहाँ भी बी थी, लेकिन आपने वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि वर्ब की फॉर्म ही तो है जो टेंस का रेफरेंस देती है। वर्ब की फॉर्म जब टाइम को रेफर करने लगे उसी वर्ब की फॉर्म को टेंस कहा जाता है। और ये हमारे पास तीन ही होते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की डोमेन भी तीन ही तो है। ये तीन ही डोमेन तो है टाइम की। ठीक है भाई, जिस पॉइंट पर हम सेंटेंस को रिपोर्ट करते हैं या कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, वो पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंट। उससे पहले का सारा टाइम
जब तक भी ह्यूमन का ये सिस्टम का एग्जिस्टेंस रहा होगा वो सारा का सारा पास्ट हो गया, और उस पॉइंट के बाद 1 सेकंड बाद भी सारा टाइम, जब तक भी इस टाइम सिस्टम की या इस ह्यूमन सिस्टम की, ह्यूमन सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस की कल्पना की जा सकती है, वो सारा टाइम फ्यूचर का हो गया। अब वो जितना भी हो आप मान लो, ठीक है। तो हमारे पास 3 ही टाइम की डोमेन होती है, इसीलिए हमारे पास टेंस भी 3 है। लेकिन वर्ब में एक और प्रॉपर्टी होती है, वर्ब में एक और प्रॉपर्टी होती है, और वो होती है वर्ब की स्टेट। स्टेट से मतलब है, हिंदी में स्टेट को कह सकते हैं अवस्था, और वर्ब की स्टेट से मतलब ये है कि वर्ब यानी कि वो जो एक्शन है वो शुरू होगा, खत्म हो गया या चल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी। तो वर्ब की इस प्रॉपर्टी को वर्ब की स्टेट कहा जाता है, और स्टेट होती है हमारे पास 4। पहली होती है हमारे पास इंडेफिनिट स्टेट, आप जानते हैं अच्छे से। अच्छा, इसको इंडेफिनिट स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब है जिसको डिफाइन ना किया जा सके, जिस स्टेट को ना बताया जा सके कि एक्शन शुरू हो गया, खत्म हो गया, चल रहा है, क्या है, इस स्टेट को इंडेफिनिट स्टेट कहा जाता है। अब जितने भी फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं ना, फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन है, अगर कोई एक्शन फ्रीक्वेंट है, आप इसको रेगुलर कह लो, हैबिचुअल कह लो, किसी भी तरह से कह लो, फ्रीक्वेंट एक्शन जितने भी होते हैं ना, उनकी स्टेट को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बार बार होने वाले एक्शन है। अगर आप कहोगे कि हो गया तो वो तो अभी और शुरू होना है। तो फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब क्या है, बार बार होने वाला एक्शन, मतलब यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर ये आपकी टाइमलाइन है तो इस टाइमलाइन पे वो कई बार होगा। तो अगर इस पॉइंट पर, इस किसी भी पॉइंट पर आप ये कहते हो कि वो एक्शन खत्म हो गया, तो वाकई में अभी 2 बार ही तो खत्म हुआ है, 2-4 बार तो अभी उसे और होना है, आप उसे गोइंग ऑन भी नहीं कह सकते। तो ये ऐसी स्टेट होती है, फ्रीक्वेंट एक्शन की जो स्टेट होती है वो ऐसी स्टेट होती है कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, इसलिए फ्रीक्वेंट एक्शन को हम इंडेफिनिट स्टेट में बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होती है एक कंटिन्यूअस स्टेट। कंटिन्यूअस स्टेट वर्ब की, किसी भी वर्ब को कंटिन्यूअस स्टेट के द्वारा हम तब रिप्रेजेंट करते हैं जब जिस टाइम पर हम बोल रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर वो गोइंग ऑन हो, या जिस टाइम का रेफरेंस हमने सेंटेंस में दिया है उस रिफर्ड टाइम पर वो गोइंग ऑन हो, चल रही हो। परफेक्ट स्टेट होती है हमारी। परफेक्ट स्टेट हम तब लगाते हैं जब जिस टाइम पर हमने कहा उस टाइम पर वो परफेक्शन में आ गया हो। परफेक्शन का मतलब कंप्लीशन, जब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसमें किसी भी एडिशन या डिलीशन की जरूरत नहीं होती, तभी उसको परफेक्ट कहा जा सकता है। बल्कि किसी भी चीज को परफेक्ट तभी कहा जा सकता है जब वो परिपूर्ण हो, जब उसमें किसी भी एडिशन की, किसी भी डिलीशन की जरूरत ना हो। तो परफेक्ट स्टेट हम तब लगाते हैं जब जिस टाइम को हम रिफर कर रहे हैं उस टाइम पर कंप्लीशन हो गया हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी एक स्टेट बन जाती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस तब बन जाती है जब एक टाइम का कंप्लीशन हो गया हो, जिसे हम पार्शियल कंप्लीशन कहते हैं, और एक टाइम पर अगले पॉइंट पर वो गोइंग ऑन भी हो। ये बेसिक बातें हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि फ्रीक्वेंट जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है वो टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो इंफॉर्मेशन देती है स्टेट के बारे में। और फ्रीक्वेंट, अगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगी है तो मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन है, और हम लगाते हैं इंडेफिनिट स्टेट। अब आपके सामने सवाल ये होना चाहिए कि सर अगर यूजुअली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है तो हम कैसे तय करते हैं कि यूजुअली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है, पास्ट इंडेफिनिट आना है, फ्यूचर इंडेफिनिट आना है। ठीक है सर कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगी है तो वर्ब का फ्रीक्वेंट नेचर तो उसने बता दिया, और वर्ब का फ्रीक्वेंट नेचर बताने का मतलब है कि इंडेफिनिट स्टेट में तो उसको आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए, या फ्यूचर इंडेफिनिट में आना चाहिए, ये पहेली तो अभी भी हमारे सामने है। और ये ज्यादातर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा ही होता है। देखिए समझिए मेरी बात को, क्या लिखा था मैंने, यूजुअली के बारे में बता रहा था मैं आपको। यूजुअली के बारे में मैंने एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बता दिया कि वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए यूज होती है। तो इसके साथ आप इंडेफिनिट स्टेट तो लगाओगे, लेकिन इंडेफिनिट स्टेट में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे, या फ्यूचर इंडेफिनिट लगाओगे। ये समझने के लिए इसके जरा मीनिंग को करीब से देखो। इसका मीनिंग ही कुछ ऐसा है जो इसको टाइम इंडिपेंडेंट कर देता है। देखिए यूजुअली का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, या यू कह ले इन द मैनर दैट मोस्ट हैपन्स। एक ऐसा तरीका जो कि ज्यादातर टाइम होता हो, हैपन्स भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यूजुअली को और यूज्ड टू को
एक आपने मोडाल या सेमी मोडाल के बारे में पढ़ा होगा, यूज्ड टू। यूज्ड टू को अब अगर हम यूजुअली के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन वो एक्शन होता है जो पास्ट में, अगर ये आपकी टाइमलाइन है, ये आपकी टाइमलाइन है और ये वो टाइम है जब आपने किसी सेंटेंस को रिपोर्ट किया, यानी कि प्रेजेंट का पॉइंट यही होता है बाय डिफॉल्ट, यही एक पॉइंट प्रेजेंट का होता है, इससे पहले का सारा पास्ट है। अब अगर यूजुअली के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, यूजुअली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, यानी कि पास्ट में ये वाला एक्शन फ्रीक्वेंट नेचर का रहा होगा, पास्ट में तो रहा होगा, प्रेजेंट में तो अब ये वैलिड नहीं है, और ये यूजुअली के मीनिंग से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक्चुअली में कोई ऐसा एक्शन जो केवल पास्ट में वैलिड रहा होगा, केवल पास्ट में वैलिड रहा होगा, पास्ट में फ्रीक्वेंट रहा होगा, लेकिन अब प्रेजेंट में वो वैलिड नहीं है, ऐसे एक्शन को रिफर करने के लिए हम लगाते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू को सेमी मोडाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सेमी मोडाल मतलब इसको मोडाल बनाया गया है एक वर्ब को इस फॉर्म में लाकर, इस स्ट्रक्चर में लाकर। इसलिए कहा जाता है कि यूजुअली का जो मीनिंग है वो कुछ ऐसा है कि इसको टाइम इंडिपेंडेंट कर देता है। जब हम यूजुअली के द्वारा किसी वर्ब के फ्रीक्वेंट एक्शन को बता रहे हैं तो हम केवल पास्ट के टाइम को रिफर नहीं कर रहे, हमने उसको टाइम इंडिपेंडेंट कर दिया। मतलब वो यहां भी वैलिड है, यहां पास्ट के भी कुछ टाइम के लिए वो वैलिड होगा, लेकिन वो प्रेजेंट के पॉइंट पर भी वैलिड है, और वो आगे भी थोड़ा बहुत वैलिड हो सकता है। टाइम इंडिपेंडेंट एक्शन थोड़े परमानेंट नेचर के हो जाते हैं। जब वो परमानेंट नेचर के हो जाते हैं तो उनको लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बात आपको ध्यान होगी कि परमानेंट नेचर के एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तो यूजुअली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होने के साथ साथ एक ऐसे फीचर को भी लेके चलता है अपने मीनिंग में कि वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर हम यूजुअली के द्वारा किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं तो हम केवल पास्ट को रिफर नहीं कर रहे। अगर हमें केवल पास्ट को ही रिफर करना था तो हम ये कह रहे थे कि पास्ट में ये एक्शन वैलिड था, प्रेजेंट में नहीं है, और ऐसी सिचुएशन के लिए हम लगाते हैं यूज्ड टू सेमी मोडाल। यूज्ड टू लगाया जाता है पास्ट के एक्शंस को रिफर करने के लिए, पास्ट के हैबिट्स या रेगुलर एक्शन को रिफर करने के लिए, रिफर करते हैं तब, या करने के लिए कुछ भी लिख दो जो प्रेजेंट में वैलिड ना हो। लेकिन जब हम यूजुअली लगा रहे हैं तो वो एक्शन निश्चित तौर पे ही प्रेजेंट में वैलिड होगा। ठीक है, प्रेजेंट में वैलिड ना हो, यहां पर लिख देता हूं। दिस इज द डिफरेंस यूजुअली और यूज्ड टू। अब इसको आप वापस अपने सेंटेंस में लगाकर देखोगे तो समझ पाओगे। क्या कहा जा रहा है, His parents usually spent their summer in Ooty, but this year they are spending it in Darjeeling। ठीक है, बट कंजंक्शन लगाकर एक क्लोज लगाई गई है जिसमें एडवर्ब टाइम को यूज किया गया है प्रेजेंट के, यानी कि प्रेजेंट के टाइम को कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है पास्ट के टाइम से, यानी कि यहां पर तो पास्ट का टाइम ही रिफर किया जाना है। अब देखिए स्पेंट को, अब यहां पर आपके साथ पास दो ऑप्शन है। अगर आप यूजुअली यूज कर रहे हैं तो आप स्पेंड्स कर दीजिए, ठीक है, और अगर आपको स्पेंट लगाना है तो आप यहां पर यूज्ड टू कर दीजिए। गलती तो यहीं पर निकालनी है आपको। तो सेंटेंस आपका होना चाहिए था यूजुअली स्पेंड्स या फिर यूज्ड टू स्पेंड्स, यूज टू स्पेंड। अब ये यूज टू स्पेंड्स इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले गया। पास्ट इंडेफिनिट में ये क्लोज संभव है। अभी जब सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में ये क्लोज संभव है। और अगर आप यूजुअली स्पेंड लगा रहे हैं तो आपने टेंस भी चेंज कर दिया उसकी स्टेट के साथ। यही रीजन है कि हम यूजुअली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रीफर करते हैं, ये जानते हुए भी कि यूजुअली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ये टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन यूजुअली का मीनिंग ऐसा है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम को रिफर करता है। और पास्ट में अगर केवल पास्ट के सिनेरियो में से रिफर कर रहे हैं तो हमने प्रेजेंट को इसकी डोमेन से बाहर कर दिया, जो यूजुअली के मीनिंग के कॉन्ट्रडिक्शन में है। इतनी बात हो गई, गलती यहीं पर थी, स्पेंड का स्पेंड कर देना था आपको। अच्छा, पेरेंट्स है तो स्पेंड्स तो कर नहीं सकते, स्पेंड ही करोगे।
यूज टू भी लगा सकते हैं, यूजुअली स्पेंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो स्पेंड हमारी क्या है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब एक्शन नेचर की है, उसमें भी ट्रांजिटिव एक्शन है और ट्रांजिटिव एक्शन है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ है ये ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। समर हो गया नाउन और दियर हो गया डिटरमिनर। इन प्रीपोजिशन आ गई और प्रीपोजिशन के बाद फिर एक उसका ऑब्जेक्ट आ गया और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए बट एक कंजंक्शन लगा हुआ है। बट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। यहां पर बट को यूज किया गया है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। और ये जो बट है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, यानी कि यहां पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके अपोजिट इन्फॉर्मेशन यहां पर होगी, कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए इन्फॉर्मेशन यहां पर होगी। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन को किस कॉन्ट्राडिक्शन को दिखा रहा है कि यूजुअली ऐसा होता था पर इस बार बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। अब एक चीज और सोचिए कि बट ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिन दो क्लोजेस को जोड़ते हैं वो दोनों क्लोजेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। जबकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड करती है, अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करती है मेन क्लोज पर। मतलब मेन क्लोज में हमने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से हमें सबऑर्डिनेट क्लोज को लिखना पड़ा है। अगर वो इंफॉर्मेशन ना होती तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी ना होती। इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस भी डिपेंड करता है मेन क्लोज के टेंस पर। लेकिन ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ी गई कोऑर्डिनेट क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट है, इसका टेंस मेन क्लोज पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर यहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज कर रहे हैं, यूज टू स्पेंड भी यूज कर रहे हैं, तो भी आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते थे। और अगर आप यूजुअली स्पेंड कर रहे हैं तो भी आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। और दूसरी बात यह कि उसने यहां पर दिस ईयर लिख दिया और दिस ईयर एक एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब टाइम है और ये टाइम, ये जिस टाइम को रिफर कर रहा है इस टाइम के हिसाब से आर स्पेंडिंग सही है। बट कंजंक्शन लग गया, दिस ईयर एडवर्ब टाइम से ही क्लोज स्टार्ट हो गई। एडवर्ब टाइम से किसी क्लोज को स्टार्ट किया जा सकता है उसको आर्टिस्टिक मैनर में लिखने के लिए। दे यहाँ पर प्रोनाउन हो गया और प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर होगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और स्पेंडिंग हो गई मेन वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज किया जा रहा है। ट्रांजिटिव एक्शन है, ट्रांजिटिव एक्शन है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा। इट एक प्रोनाउन है और ये यूज किया गया है दिस समर के लिए। इन फिर से एक प्रीपोजिशन लग गया और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है दार्जिलिंग, इसका ऑब्जेक्ट बनकर। इन दार्जिलिंग फिर से एक एडवर्ब प्लेस हो गया। तो यहां पर इसमें यही गलती थी, यहां पर इसको करेक्शन करके चलेंगे। 246वां सेंटेंस आपका हो गया, 247वें पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। आपके सामने लिखा हुआ ए, जो कि आर्टिकल है, आर्टिकल सारे के सारे डिटरमिनर होते हैं। वेल बैलेंस्ड एडजेक्टिव हो गया और डाइट हो गया नाउन। ठीक है, और ये एडजेक्टिव आ गया डाइट को मॉडिफाई करने के लिए। और अगर इस एडजेक्टिव के अंदर भी जाना हो तो बैलेंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव हो गई और ये जो वेल है इसके लिए लग गया एडवर्ब। लेकिन चूंकि यहाँ पर इन्होंने डैश लगा दिया तो अब मैं इस पूरी यूनिट को ही एक एडजेक्टिव कंसीडर करके चलूंगा। अ वेल बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अ डाइट की बात हो रही है तो इज लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसको मैं तब मानता जब कोई मेन वर्ब लगी होती। कोई मेन वर्ब तो यहाँ पर लगी हुई नहीं है, यहाँ पर तो इज खुद ही मेन वर्ब है और मेन वर्ब है तो कैसी है, लिंकिंग नेचर की है। लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या लिखा जाना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाना चाहिए। और ये कॉम्प्लीमेंट आया किसके लिए होगा, सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, अ वेल बैलेंस्ड डाइट, यही तो सब्जेक्ट है। अब देखिए एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी और नीडेड। ठीक है, नेसेसरी एंड नीडेड। अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। फॉर लग गया प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस तो आपका ये भी सही है। देखिए एसेंशियल के साथ फॉर भी लगा सकते हैं आप, टू भी लगा सकते हैं आप। मैं यहाँ पर सेंटेंस, दो सेंटेंस आपको समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाटर इज एसेंशियल टू लिविंग थिंग्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 और 2 दोनों ही सही है, दोनों ही यूज किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पर भी नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। ठीक है, समझ लेते हैं। अंकल एक नाउन हो गया, माई लग गया उसके लिए पॉजेसिव डिटर्मिनर, और ये जो पूरा का पूरा माई अंकल है ये एक नाउन फ्रेज हो गई जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के फंक्शन में है। फोर्स्ड हो गया मेन वर्ब, और ये जो मेन वर्ब है यहाँ पर एक्शन नेचर का है, और एक्शन में भी ये ट्रांजिटिव एक्शन है। ट्रांजिटिव एक्शन है तो इसके बाद लिखा जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो है माई फ्रेंड एंड आई, पूरा का पूरा ये फ्रेज। अब इसमें इसके दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन से। एंड के बारे में मैं फिर से आपको बता देता हूं। एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है। ये वर्ड्स को वर्ड्स से भी जोड़ सकता है, फ्रेज को फ्रेज से भी जोड़ सकता है, क्लोज को क्लोज से भी जोड़ सकता है, एक बात। और दूसरी बात, ये सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। जब वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा होगा तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ड सेम रैंक पे हो, सेम ऑर्डर पे हो। ठीक है, जैसे कि यहां पे किया गया, यहां पर नाउन को फ्रेंड को आई से जोड़ा गया। आई एक प्रोनाउन है, ठीक है, और नाउन फ्रेंड एक नाउन हो गया। नाउन को प्रोनाउन से जोड़ा जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि नाउन का प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है सेंटेंस वो सिमिलर होता है, इसलिए वो सिमिलर रैंक के कहे जा सकते हैं, सिमिलर लेवल के कहे जा सकते हैं। माई फ्रेंड एक नाउन फ्रेज हो गई एंड आई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब लगी थी और हमें चाहिए था ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट हो गया और एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है दूसरे ऑब्जेक्ट को। फोर्स के दो ऑब्जेक्ट को एंड कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखो इसे। ये इसमें गलती थी। अब देखिए इसके बाद लगा हुआ है टू स्टे। टू स्टे हो गया इन्फिनिटिव, 2 + V1 इन्फिनिटिव लगा हुआ है। अब ये जहां पे भी इन्फिनिटिव लगे रहते हैं पूरे सेंटेंस में, ये या तो नाउन के फंक्शन में रहते हैं या एडजेक्टिव के फंक्शन में रहते हैं या फिर ये एडवर्ब के फंक्शन में होते हैं। आप देखकर यहाँ पर बता सकते हैं कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। देखिए नाउन ये तब होता है जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा होता। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम ये यहाँ पर कर नहीं रहा है, तो नाउन तो ये है नहीं। एडजेक्टिव ये तब होता है जब ये किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया होता, उस फंक्शन में भी यहाँ नहीं है। ये माई फ्रेंड और आई के लिए टू स्टे बैक नहीं लगाया गया है, ये एडवर्ब है, ये लगाया गया है फोर्स के लिए। एक्चुअली में फोर्स करने का रीजन बता रहा है ये टू स्टे। क्यों फोर्स किया गया? क्योंकि ये पर्पस था हमारा। तो इसको मैं कहता हूं एडवर्ब ऑफ रीजन। और ये जो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है इन्फिनिटिव, ये वाई का रिप्लाई होता है। क्यों फोर्स किया गया? टू स्टे बैक। और ठीक है, टू स्टे, अब देखिए टू स्टे जो इन्फिनिटिव है ये एक तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसमें वर्ब के एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं। स्टे तो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं। बैक लगा दिया गया एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, किसके लिए? इस स्टे वाली वर्ब के लिए। ये हो गया आपका 248वां सेंटेंस। तो आई का मी करना था, बस इतनी गलती थी, बाकी सेंटेंस आपके सामने है। ये है 249। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स वाइल आई वाज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। फॉन्ट मेरे ख्याल से इसमें छोटे लगा दिया आपने, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए बस। देखिए जो आई लगा है, आई हो गया एक प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव केस में लिखा है, ठीक लिखा है, एम रियली डिसअपॉइंटेड। अब देखिए जो एम है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है अगर कोई मेन वर्ब लगी है इसके साथ तो, और ये खुद मेन वर्ब भी हो सकती है। जब ये मेन वर्ब होगी तो कैसी होगी? लिंकिंग नेचर की वर्ब होगी। अब देखो एम को अगर हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो डिसअपॉइंटेड को मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर हो जाएगा ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन। और बी को आपने हेल्पिंग वर्ब मान लिया और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब मान लिया, तो इसको आपको कहना पड़ेगा पैसिव स्ट्रक्चर है। इस कॉन्सेप्ट पे मैं पिछली 7-8 वीडियो में बात कर चुका हूं, तो आज तो इसको ठीक से
उतना डिटेल में नहीं जाएंगे बस, लेकिन जितना बताना चाहिए उतना बता दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि एम को अगर आपने हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर लिया और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप क्या कह रहे हैं, पैसिव स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या ऐसा है, क्या यहाँ पर किसी, देखिए अगर आप इसको पैसिव स्ट्रक्चर मान रहे हैं, पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहे हैं, तो पैसिव का मतलब होता है एक्शन डन बाय समबडी एल्स, किसी के द्वारा एक्शन किया गया हो, यानी कि आई को किसी के द्वारा डिसअपॉइंट किया गया हो। ऐसा है क्या, क्या डिसअपॉइंट करने का कोई डूअर है? नहीं है। कोई बाई प्रीपोजिशन के बाद कोई डूअर वगैरह कुछ नहीं लिखा। अगर आई को किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया होता तो हम कह देते कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा, तो पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर किया जा सकता है। अगर नहीं तो फिर ये पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। अब आप इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि ये जो एम है ये मेन वर्ब कंसीडर करेंगे और ये लिंकिंग वर्ब हो गई, और लिंकिंग वर्ब को चाहिए अपना कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट आपको मैं बता चुका हूं कि नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडवर्ब मैनर नहीं बनते, दूसरे एडवर्ब बन जाते हैं तो वो फिर एडवर्ब नहीं कहलाते, फिर तो उनको कॉम्प्लीमेंट ही कहा जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन जाती हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के फंक्शन में आ सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव आ सकती है कब, जब वो पास्ट पार्टिसिपल की फंक्शन, जब वो पास्ट पार्टिसिपल हो, और जब वो पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। कॉम्प्लीमेंट किसका, इस आई सब्जेक्ट का। और ये रियली क्या है, रियली लग गया है एडवर्ब, किसके लिए, डिसअपॉइंटेड के लिए। भाई डिसअपॉइंटेड को आप एडजेक्टिव कह रहे हो तो उस एडजेक्टिव के लिए रियली एडवर्ब हो गया। इतनी बात यहां तक हो गई। आगे लिखा हुआ है इन प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लगा होगा इसका ऑब्जेक्ट। चलो यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो डिसअपॉइंटेड है ना, इसके साथ जैसे इन प्रीपोजिशन लगाए ना, तो आपको एट भी लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है, बाई भी लगा हुआ मिल सकता है, विद भी लगा हुआ मिल सकता है, अबाउट भी लगा हुआ मिल सकता है, और डैट क्लोज भी आपको लगी हुई मिल सकती है। पूरी की पूरी डैट कंजंक्शन लगा होगा, फिर क्लोज लगी होगी। 2+V1 इन्फिनेटिव भी आपको लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है। इतनी सारी संभावनाएं हैं डिसअपॉइंटेड के साथ प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन की। तो डिसअपॉइंटेड के साथ कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, किस कंटेक्स्ट में किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इन सब चीजों को डिटेल में हम जानेंगे प्रीपोजिशन चैप्टर में, जब मैं डिसअपॉइंटेड से रिलेटेड और भी वर्ड पढ़ाऊंगा, जब मैं सारे प्रीपोजिशन के फंक्शन एक ही साथ रखकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जब वो उस तरह के लेक्चर चलेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि डिसअपॉइंटेड के साथ ये सारे प्रीपोजिशन पॉसिबल्स हैं। थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, कंटेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन संभव है। इन यहां पर प्रीपोजिशन लगा है, और प्रीपोजिशन को अपने बाद चाहिए अपना ऑब्जेक्ट। कहां है वो ऑब्जेक्ट, देखिए प्रीपोजिशन या कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब लिखी हो तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहती है। अब ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। प्रोनाउन का तो यहाँ स्कोप है नहीं, नाउन को पकड़ लो तो या तो रेडीमेड नाउन हो, और नाउन अगर रेडीमेड नहीं है, आपकी कोई वर्ब लिखी है तो उस वर्ब को जिरेंड बना दिया जाता है, क्योंकि जिरेंड नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं। वैसा ही यहां पर किया गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैविंग लिखा हुआ है, हैव की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है जो कि एक जिरेंड है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, सा लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इस सेंटेंस से जरा मेरे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सिचुएशन है। आई एम डिसअपॉइंटेड इन सीइंग यू। इन लगा हुआ है प्रीपोजिशन, वही पुराना वाला सेंटेंस आपका मैंने यहाँ पर छोटा करके लिखा है जरा आपको समझाने के लिए। आई एम डिसअपॉइंटेड इन सीइंग यू। अब ये प्रीपोजिशन लगा है, और इस प्रीपोजिशन का बाद जो लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये लगा हुआ है एक जिरेंड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जिरेंड वाली एक्टिविटी है ना, ये डिसअपॉइंटेड होने से पहले की एक्टिविटी है। भाई पहले देखा तुमको,
उसके बाद में तो डिसअपॉइंटमेंट आया होगा। तो अगर ये पहले का काम है तो इस काम का हमें कंप्लीशन दिखाना पड़ता है, और कंप्लीशन दिखाने के लिए हम जिरेंड नहीं, परफेक्ट जिरेंड लिखते हैं। ये कोई नए प्रकार का जिरेंड नहीं है, ये इसी जिरेंड की परफेक्ट फॉर्म है। समझिए मेरी बात को। कई बार सिचुएशन हमारे सामने ऐसी होती है कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे मेन वर्ब से या मेन प्रेडिकेट से पहले का होता है। पहले मैंने तुमको देखा, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट या गुस्सा या एंगर कोई भी फीलिंग आई, तो ये वाला काम पहले हुआ, देखने वाला काम पहले हुआ, इस वाली स्टेट में आने से पहले ये वाला काम हुआ। तो अगर ये पहले हुआ तो ये कंप्लीट हो गया होगा, और कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम जीरेंड नहीं, परफेक्ट जीरेंड लगाते हैं। तो हम सीन नहीं लिखते, हम लिखते हैं हैविंग सीन, क्योंकि पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट को या कंप्लीशन सेंस को कन्वे करने के लिए हम यूज करते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम जिरेंड को भी इसी फॉर्म में ले आते हैं। जिरेंड में जो आईएनजी है वो हम हैविंग में लगा देते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इसी तरीके से लिख देते हैं। और यही इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, पहले देखा और डिसअपॉइंटमेंट बाद में आया होगा। तो यहाँ पर इन हैविंग सॉ नहीं हो जाना था, यहाँ पर होना था इन हैविंग सीन होना था। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, इन हो गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट देखिए हम यहाँ पर सीइंग ना लिख के क्या लिखेंगे, हैविंग सीन लिखेंगे। और इन्होंने हैविंग सीन का भी क्या कर दिया, हैविंग सा कर दिया। हैव के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी है कभी नहीं देखोगे। हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई देखोगे। तो इसको करना था हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो नॉट एडवर्ब है ये इस वर्ब को नेगेटिव सेंस देने के लिए लगा दिया गया। ठीक है, अब ये जो सीन है हैविंग सीन, जिरेंड तो बन गया, लेकिन सारे के सारे जिरेंड ये जितने भी ये है ये सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट लेकर चलेंगे। वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो पाया कि ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद तो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स नाउन, और माई इज नाउन के लिए डिटर्मिनर हो गया। वाइल आगे एक कंजंक्शन लगा है, कंजंक्शन लगाया जाता है वाइल क्लोजेस को जोड़ने के लिए। और ये जो वाइल कंजंक्शन है इसका मीनिंग है या इसका फंक्शन है ड्यूरिंग द टाइम या इवेंट मेंशन्ड, यानी कि ये एक ड्यूरेशन को बताने के लिए लगाया जाता है। जैसे व्हेन लगाया जाता है ना किसी पॉइंट को या ड्यूरेशन को बताने के लिए, वाइल केवल और केवल किसी ड्यूरेशन को बताने के लिए लगाया जाता है। यानी कि आपसे कहा यह जा रहा है कि जैसे ये आपकी टाइमलाइन है, टाइमलाइन पे ये वाला तो वो टाइम हो गया जब आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया, किसी से कहा, रिपोर्ट टाइम। और बाय डिफॉल्ट यही होता है प्रेजेंट का टाइम। आप जानते हैं कि ये सारा का सारा टाइम पीछे का पास्ट है, और इसके आगे का सारा टाइम क्या है, फ्यूचर है। इतनी तो ये बेसिक बात होगी बच्चों वाली। अब अगर वाइल लगाया जा रहा है तो एक ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है, और वो ड्यूरेशन कहां पर है, इस क्लोज के टेंस से पता लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वाइल आई वाज इन दिल्ली, वाइल आई वाज इन दिल्ली, वाज लगा है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट की ड्यूरेशन है। वाइल लगाकर एक ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है, तो यहां कहीं रहेगी होगी वो ड्यूरेशन, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस कोई डेफिनेट ड्यूरेशन नहीं है। मुझे नहीं पता कब था वो दिल्ली में, लेकिन वो कह रहा है वाइल आई वाज इन दिल्ली। तो मान लिया या अज्यूम कर लिया कि पास्ट में किसी ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है, तो यहां से यहां तक रही होगी वो ड्यूरेशन। या चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, यहां से यहां तक रही होगी वो ड्यूरेशन। ठीक है, इस ड्यूरेशन में ये वाली एक्टिविटी हुई। ठीक है, इस ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है वाइल से, वाइल आई वाज इन दिल्ली। व्हेन से केवल पॉइंट को रिफर किया जा सकता है, और व्हेन के द्वारा पॉइंट को ड्यूरेशन दोनों को रिफर किया जा सकता है। वाइल से केवल ड्यूरेशन को रिफर किया जा सकता है। वाइल आई वाज इन दिल्ली, तो वाज तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद इन न्यू दिल्ली प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बनकर लग गई। और ऑन वैकेशन दूसरी प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई। ठीक है, ऑन वैकेशन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट,
दिस समर, फिर ऑन वैकेशन दिस समर, दिस एक डिटर्मिनर हो गया और समर हो गया नाउन, और दिस समर ये लग गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो गलती कहाँ थी, यहां पर गलती थी, और ये जो वाइल क्लोज लगाई गई है उस ड्यूरेशन को, उस टाइम को बताने के लिए लगाई गई है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सीन माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वैकेशन दिस समर। इसमें एक गलती और है, यहां पर एम नहीं फिर वाज होना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एम भी चल जाएगा। देखिए यहां पर इसलिए हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट अब हो, लेकिन ये जो ड्यूरेशन बताई गई है जरूरी नहीं है उस डिसअपॉइंट के लिए है, ये इस एक्शन के लिए भी हो सकती है। ये जो एक्शन दिया गया है नॉट हैविंग सीन, समझा ही देता हूं आपको ठीक से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो वाइल क्लोज लगाकर एक ड्यूरेशन को रिफर किया गया है, इस ड्यूरेशन की भी दो संभावनाएं हैं कि ये इस वाले एक्शन के लिए है या इस वाले एक्शन के लिए। अगर ये इस वाले एक्शन के लिए है तो निश्चित तौर पर ये एम को वास कर देना चाहिए था, लेकिन अगर ये इस एक्शन के लिए है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एम ठीक रहेगा। और ये इस एक्शन के लिए हो गई कि जब मैं दिल्ली में था तब उसने देखा नहीं, ठीक है, तब मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा नहीं, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट अब है। ये हो गया आपका 249 सेंटेंस, यहाँ पर गलती होगी और सेंटेंस आपके सामने है। 285 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। कंपनी नाउन हो गया, द हो गया आर्टिकल जो कि एक डिटर्मिनर है, ये हो गई एक नाउन फ्रेज जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। हैव सिंगुलर है, कंपनी तो हैव तो होगा ही नहीं, हैज होगा, और ये हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है। ठीक है, द कंपनी हैज थाउजेंड्स। देखिए हेल्पिंग वर्ब इसको मैं तब कंसीडर करता ना भाई जब कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म बनकर कोई मेन वर्ब लगी होती, आगे तो कोई मेन वर्ब लगी नहीं है, आगे तो थाउजेंड्स लगा है, और थाउजेंड्स तो यहाँ पर नाउन है, कोई यूनिट हो रहा है, तो हैज़ यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ऑफ कस्टमर्स लगा हुआ है कि किसके थाउजेंड की बात हो रही है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा है ये क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ये किसके लिए लगी है, थाउजेंड्स के बताने के लिए कि ये यूनिट किसके लिए यूज की गई है, किसके थाउजेंड की बात कर रही है, बुक के, कस्टमर के, लोगों के, औरतों के, किसके। ठीक है, हैप्पी, हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव ये लगा हुआ है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कौन है ऑब्जेक्ट, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर, ये पूरी की पूरी फ्रेज ऑब्जेक्ट है, और इसके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हैप्पी लगा हुआ है। विद हो गई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट, इट्स सर्विस। ठीक है, देखिए ये जो हैव है ना, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा जब ये मेन वर्ब होती है तो इसका एक मीनिंग तो होता है टू ओन समथिंग, टू पजेस समथिंग, जैसे आई हैव ए कार। दूसरा इसका एक मीनिंग हो सकता है टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, टू डू सम एक्शन, जैसे मैं लिख दूं आई हैड अ कन्वर्सेशन। जैसे मैं एग्जाम्पल बार बार देता हूं, अकॉन शायद कोई सिंगर है, उसका एक गाना है आई जस्ट हैड सेक्स, तो सेक्स को हैव तो किया नहीं जा सकता, ऑन तो किया नहीं जा सकता। आप गए दुकान से सेक्स 50 रुपए का खरीद के लाके जेब में रखा हुआ है आपने, नहीं, सेक्स तो एक एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के मीनिंग में हैव को यूज किया जा सकता है, आई जस्ट हैड सेक्स। तीसरा इसका मीनिंग आ जाता है कोजेटिव सेंस में, तो यहां पर ये जो इसका सेंस आ रहा है कोजेटिव सेंस आ रहा है। द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी, यानी कि कंपनी ने कोज किया थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को इस स्टेट में, इस स्टेट में आने के लिए कोज किया। ठीक है, विद इट्स सर्विस, कैसे, इसकी सर्विस के द्वारा। तो विद इट्स सर्विस जो लिखा है ये लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का रिप्लाई, कि कैसे उनको हैप्पी स्टेट में लाया गया, हैप्पी स्टेट में उनको कोज किया गया।
एट वो मैनर के फंक्शन में प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है विद इट्स सर्विस। ये हो गया आपके 250 सेंटेंस। ठीक है, हम इसी तरह से जो है सिंटैक्टिकली सेंटेंसेस को एनालाइज करते रहेंगे। आपके जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको जवाब देने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।